हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपकी मध्यकालीन भारत से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, ये आपकी मीडियल हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे। इसके पहले भी आपको टोटल 10-10 के 2 लेक्चर मिल चुके हैं, जो आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपकी हिस्ट्री के 3 टॉपिक होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तीनों की आपकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिए, ताकि आपको आने वाली एग्ज़ाम में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए दिया आपको खोखर जनजाति, बी दिया हुआ भट्टी, सी दिया हुआ पठान जनजाति और डी दिया हुआ जाट। तो किसके विरुद्ध था आपका मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण, ये आपको बताना है। ठीक है, जो अंतिम अभियान था मोहम्मद गौरी का, वो था आपका खोखर जनजाति के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वो खोखर जनजाति के खिलाफ था। मोहम्मद गौरी क्या हुआ, भारत से जब लूटपाट करके जा रहा था, तो लास्ट में बीच में आपकी खोखर जनजाति ने उन्हें बीच में रोका था और उनको कुछ सोना लूट लिया था। तो मोहम्मद गौरी फिर से आपका भारत आया और उसने खोखर जनजाति के विरुद्ध अपना अंतिम अभियान किया। ठीक है, ये इस वजह से आपका मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान जो है ये खोखर जनजाति के विरुद्ध था। आपका ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो ऑप्शन ए है आपका अल बरूनी, बी दिया हुआ है अमीर खुसरो, सी दिया हुआ है इब्न बतूता और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो मोहम्मद गजनवी था उसका समकालीन जो कवि था वो आपका अल बरूनी था। ठीक है, अल बरूनी आपके मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड का कवि है। ये अल बरूनी ने मोहम्मद गजनवी के टाइम पीरियड की जो भारत की सारी आपकी स्थिति है वो आपकी इस बुक में बताई हुई है। ठीक है, अल बरूनी की एक बुक है, उस बुक में इसने सारा भारत का दृश्य बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो मोहम्मद गजनवी था, इसके दरबार में विद्वान पंडित था, विद्वान था ये, और भारत के आक्रमण के समय पे ये मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना, अल बरूनी था आपका जो मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, जो ये अमीर खुसरो है ये आपका अलाउद्दीन के टाइम का विद्वान है। ठीक है, अलाउद्दीन के टाइम का है ये, तो ध्यान रखना अमीर खुसरो नहीं रहेगा, इसका आंसर अल बरूनी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, औरंगज़ेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ऑप्शन ए है आपका वीणा, बी दिया हुआ सितार, सी दिया हुआ ढोलक और डी दिया हुआ तबला। तो औरंगज़ेब का बताना है कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था वो। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीणा को बजाने में वो विद्वान था, निपुण था। ठीक है, वीणा बजाता था आपका औरंगज़ेब। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी। एक तरह से देखा जाए तो औरंगज़ेब ने आपके संगीत पर रोक लगाई हुई थी उसके दरबार में, पर खुद आपका वीणा बजाने का शौकीन था, ये वीणा में निपुण था आपका औरंगज़ेब, फिर भी उसने संगीत पर रोक लगा दी थी अपने राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? ऑप्शन ए है आपका सोना, बी दिया हुआ है चांदी, सी दिया हुआ है तांबा और डी दिया हुआ है लोहा। तो इल्तुतमिश के द्वारा आपकी 2 धातुएं जारी की गई थी, बताइए सभी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस जो 175 ग्राम का सिक्का जारी किया गया था वो था आपका चांदी का सिक्का। ठीक है, चांदी का सिक्का था। इसने 2 तरह के सिक्के जारी किए गए थे। चांदी का सिक्का जो था उसे टका बोलते हैं, और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, 2 मुद्रा थी इसके समय में, एक तो टका और दूसरी आपकी जीतल। तो ये दोनों ध्यान रखना, चांदी का जो सिक्का होता है उसे टका बोलते थे इसके समय में, और जो तांबे का सिक्का होता था उसे जीतल कहा जाता था। ठीक है, ये दोनों अरबी सिक्के थे, पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। ठीक है, जो चांदी का सिक्का था वो 175 ग्राम का था। तो ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने जो 175 ग्राम का सिक्का जारी किया था वो आपका चांदी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, मलेबीद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? ऑप्शन ए दिया आपको काकतीय, बी दिया हुआ है आपको होयसल, सी दिया आपको चालुक्य और डी दिया हुआ आपको विजयनगर। तो बताओ मलेबीद और वेल्लूर के जो मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होयसल वंश के राजा थे आपके, उन्होंने आपके मलेबीद और वेल्लूर के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो होयसल वंश के राजा थे इन्होंने मलेबीद और वेल्लूर के मंदिरों को
बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, दोनों सेम हो गए, तो ये भी आपका यही रहेगा, तो देख लेना, इसे डबल टाइप हो गया आपका। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है तुगलक जो था, आपके वंश का सही क्रम दिया मैं आपको, तुगलक के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद गुलाम, गुलाम के बाद लोधी, ये आपका क्रम सही है। या फिर बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको लोधी, खिलजी, तुगलक, गुलाम, लोधी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। सी डी आपको तुगलक, खिलजी, लोधी, गुलाम, और डी देखो गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन से होगा? इसका जो क्रम है आपके दिल्ली सल्तनत का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपके गुलाम वंश आए थे, उसके बाद खिलजी, फिर आए थे तुगलक, उसके बाद आए थे सैयद, उसके बाद लोधी आए थे। तो देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपके गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद बीच में आपका सैयद वंश भी आएगा, सैयद वंश, और उसके बाद आपका लास्ट में आया था लोधी वंश। तो ये क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपको सही क्रम पूछा है यहाँ पे, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोधी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे बताया गया है आपको कि टोटल 5 वंशों का राज रहा है आपका दिल्ली सल्तनत पे। इसमें गुलाम वंश का शासन था वो 1206 से 1290 तक रहा था। ठीक है, गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से 1290 तक रहा था। उसके बाद दूसरा वंश आया था वो खिलजी वंश, इसका शासन था 1290 से 1320 तक। ठीक है, खिलजी वंश में ही आपका अलाउद्दीन खिलजी आया था। ठीक है, अगला दिया हुआ है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। ठीक है, 1320 से 1414 तक का टाइम पीरियड था आपका तुगलक वंश का। उसके बाद आपका सैयद वंश आया था 1414 से 1451 तक। ठीक है, सैयद वंश का टाइम पीरियड रखना 1414 से 1451। इसके बाद लास्ट में आपका आएगा लोधी वंश, इसका टाइम पीरियड था आपका 1451 से 1526 तक। ठीक है, लोधी वंश में आपका लास्ट जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी, जिसकी हत्या आपकी बाबर ने की थी। कौन से युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इसमें आपका इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें अपने बाबर ने विजय प्राप्त की थी और इब्राहिम लोधी को मार दिया था। तभी से आपका इसके बाद में मुग़ल वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बाद में आपका डायरेक्ट मुग़ल वंश आता है। मुग़ल वंश में आपका जो बाबर था वो सबसे पहला मुग़ल शासक था, ये ध्यान रखना। और मुग़ल में भी आपका क्रम पूछ लिया जाता है कि मुग़ल वंश के शासकों का क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ और फिर औरंगज़ेब। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुग़ल वंश में भी आपका वंश पूछा जाता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। उसके बाद भी आपके 8-10 और आए थे मुग़ल राजा, तो वो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट ये है। तो आपको ये मेनली ध्यान रखना है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब। दिल्ली सल्तनत में बात करता आपको गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश है आपके। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, ये 5 वंश आपको इनके सन के साथ में ही याद होना चाहिए। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक था। 1290 से 1320 तक आपका दूसरा वंश यानी खिलजी वंश आ गया था। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा था। उसके बाद सैयद वंश की बात करें 1414 से 1451। फिर लोधी वंश आपका आया था 1451 से 1520 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया आपको हल्दी घाटी का युद्ध, बी दिया हुआ तराइन का युद्ध, सी दिया पानीपत का द्वितीय युद्ध और डी दिया हुआ है आपको इनमें से कोई नहीं। सॉरी गाइज, ये जो आपका युद्ध हुआ था 1526 में, ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, मैंने तराइन का बोल दिया इसे, पानीपत का प्रथम युद्ध था ये आपका इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पानीपत का युद्ध था आपका 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला दिया हुआ आपको ये बताना है 1576 में कौन सा युद्ध हुआ था आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हल्दी घाटी का जो युद्ध था ये आपको 1576 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, आपका महाराणा प्रताप थे और अकबर थे, इन दोनों के बीच में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच हुआ था। यानी कि आपका महाराणा प्रताप थे एक साइड से, दूसरे साइड सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके अकबर की तरफ से
सेनापति मानसिंह, यानी कि इस युद्ध में आपका अकबर ने भाग नहीं लिया था, अकबर के सेनापति मानसिंह ने इस युद्ध का पूरा नेतृत्व किया था और युद्ध को जीता था। ठीक है, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसमें राणा प्रताप और सेनापति मानसिंह के बीच भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपको एग्जाम में राणा प्रताप और अकबर दिया जाता है तो भी आपका सही आंसर है, और राणा प्रताप और मानसिंह दिया जाता है तो भी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही रहेंगे इसके, तो ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था। ऑप्शन ए है आपका राजपूत और मराठा, बी दिया हुआ राजपूत और अफगान, सी दिया हुआ अफगान और मुगल, डी दिया आपको मराठा और अफगान। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वो आपका मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, एक तरफ थे आपके मराठा और दूसरी तरफ थे आपके अफगान। अब बात करते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध की, तो तृतीय युद्ध जो था वो आपका मराठा सेना में सदाशिव भाऊ और आपकी मुग़ल सेना अफ़गान सेना के कौन थे, अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वो मराठा सेना के सदाशिव भाऊ और अफ़गान सेना के अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी और उसके 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे। ठीक है, मराठा के 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे इस युद्ध में, और कई योग्य योद्धा भी मरे थे आपके। इसमें अफ़गानों का रुहेला अवध के राजाओं ने साथ दिया था, जबकि मराठों को राजपूतों और जाटों के साथ प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि अफ़गान सेना जो थी उनको रुहेला और अवध के राजाओं ने साथ दिया था, उनको साथ प्राप्त हुआ था उन्हें, जबकि मराठा के जो राजपूत थे, मराठा जो थे उनको राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हुआ था। यानी कि ये सबसे बड़ा कारण है इनकी हार का, कि मराठों के साथ कोई भी आपके राजपूत और जाटों ने समर्थन नहीं किया था, जबकि अफ़गान सेना के साथ में आपके रुहेलों और अवध के राजा ने साथ दिया था, इसलिए ये जीत गए थे। ठीक है, और मराठा की हार इसीलिए हुई थी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफ़गान के बीच में हुआ था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है। ऑप्शन ए है आपका मोती मस्जिद, बी दिया हुआ है ताजमहल, सी दिया हुआ है लाल किला और डी दिया हुआ है एतमादुल्ला का मकबरा। तो आगरा की कौन सी इमारत पूछी गई है आपसे, मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जो आपके आगरा की मोती मस्जिद है ये आपके मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है आपकी। ठीक है, तो आगरा की मोती मस्जिद जो है आपकी मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और आज की इस वीडियो के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।